नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। 13 मई का इंतजार जिस दिन का था वो दिन आ चुका है, नतीजे आ चुके हैं। इस खास प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे राहुल गांधी। कांग्रेस मुख्यालय में जोरदार स्वागत हुआ है। कर्नाटक की जनता के तहे दिल से आभार। राहुल गांधी ने यह बात कही, गरीबों की शक्ति ने अमीरों को हरा दिया है। ये बड़ी बात राहुल गांधी ने कही। कर्नाटक की जनता, कार्यकर्ता, नेता को धन्यवाद। जी हाँ, कर्नाटक की जनता को धन्यवाद दिया, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया, तमाम नेताओं को राहुल गांधी ने धन्यवाद दिया और कहा कि हमने मोहब्बत से नफरत को आखिरकार हरा ही दिया। इस तरह से राहुल गांधी का कर्नाटक की बम्पर जीत के बाद आया है बड़ा बयान और उन्होंने इस जीत का श्रेय सीधे तौर पर यहाँ के लोगों को दिया, यहाँ की जनता को दिया और साफ तौर पर बीजेपी पर इस तरह से हमला कि भाई देखिए, मोहब्बत से हमने नफरत की राजनीति को आज हराने का काम किया और यहाँ के लोगों ने उस पर मोहर लगाने का काम किया। कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी का जोरदार स्वागत हुआ, जिसके बाद उन्होंने अपने संबोधन में ये बात कही। कर्नाटक की जनता का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हुए जिस तरह से हमने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी कई बार ये कहते हुए नजर आए कि मोहब्बत की दुकान हिंदुस्तान में खोलने निकला हूं, उसको एक बार फिर से दोहराते हुए राहुल गांधी यहां पर नजर आए। राहुल गांधी के साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ये बात कही कि जनता ने हमें जो यहाँ पर मतदान दिया है और जनता ने जो साथ दिया उसका आभार है और कहीं ना कहीं जो हमने 5 वादे अपने मैनिफेस्टो में किए थे, सबसे पहले उसको पूर्ण करने की चुनौती रहेगी और सबसे पहले ही मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद सबसे पहले जो बैठक की जाएगी उसमें 5 वादे जो मुख्य किए गए थे उसको पूरा करने की कवायद शुरू होगी। जाहिर तौर पर, क्योंकि देखिए पुलकित, जितनी बड़ी जीत होती है उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। अब देखिए, बंपर जीत, ये बंपर विश्वास, ये बंपर प्यार जो यहाँ के लोगों ने कांग्रेस पार्टी पर दिखाया है, जाहिर तौर पर अब उन तमाम वादों को भी पूरा करना होगा, उन वादों को सच करके दिखाना होगा। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान इस समय जुड़ चुके हैं। पीयूष पंत, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है पीयूष जी आपका। और हमारे साथ मनीष सिंह, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए ये भी मौजूद है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल मनीष जी आप ही के साथ, निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी की जो तैयारियां थी काफी पुख्ता नजर आ रही थी, लेकिन क्या हो गया सर? नगर निगम में पूरी तरह से सुपड़ा साफ और बाकी जगह भी बीजेपी से पीछे, यहां तक कि स्वार सीट भी आपके हाथों से चली गई, आजम खान का जो गढ़ मानी जाती थी। शिल्पा जी, नगर निगम में जो हमें हार मिली है हम उसको स्वीकार करते हैं। हम इस पर आत्मचिंतन करेंगे, मंथन करेंगे कि हम लोगों ने बेहतर तैयारी किया था, बेहतर तरीके से हम लोगों ने चुनाव का प्रबंधन किया था, लेकिन कहीं कुछ अगर त्रुटि रह गई है तो हम उसको फिर आगे चल करके प्रयास करेंगे, संघर्ष करेंगे और जनता के लिए लड़ते हुए फिर आगे जब नगर निगमों के चुनाव होंगे तो हम लोग जीतने का प्रयास करेंगे। लेकिन नगर निगम के बाद नगर पालिका में 199 नगर पालिका है उत्तर प्रदेश में, और जब आप इसका अभी परिणाम आने में थोड़ा सा समय लगेगा, शाम हो जाएगी और रात भी हो सकती है, क्योंकि बैलेट से वोट पड़ा है। नगर निगमों का जो चुनाव हुआ था ये आपका ईवीएम से चुनाव हुआ था, लेकिन नगर पालिका का चुनाव बैलेट से हुआ है, नगर पंचायतों का चुनाव बैलेट से हुआ है। तो नगर पालिका और नगर पंचायत का जब आप मूल्यांकन करेंगी तो आपको महसूस होगा कि भारतीय जनता पार्टी को कड़ा मुकाबला समाजवादी पार्टी ने देते हुए हमारी पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीतियों, विचारों और सिद्धांतों पर चलते हुए जन जन तक पहुंचाया और उसका प्रतिफल, उसका परिणाम है कि नगर पालिका में हम भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से कड़ा मुकाबला देते हुए भारतीय जनता पार्टी से 1 सीट हम आगे ही रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी से हम नगर पालिका का जो अंतिम में चुनाव परिणाम आएगा आपको देखने को मिलेगा कि हम भारतीय जनता पार्टी 199 सीटों में से नगर पालिका की और समाजवादी पार्टी फिलहाल 52 पर आगे बढ़ती हुई। सर बहुत बड़ा डिफरेंस है, आसपास नहीं है, मार्जिन कम नहीं। जी जी, बहुत ज्यादा। लेकिन अभी आप हर जगह का अभी हर जगह का आप पता करेंगे तो अभी मतगणना, आधी मतगणना अभी बाकी है। मतगणना पूरी होने दीजिए। मतगणना के बाद से जो रिजल्ट आएगा आपको महसूस होगा कि नगर पंचायत और नगर पालिका और 30,000 जो हमारे वार्ड हैं उन वार्डों में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आपको दिखाई देगी। हाँ, ये जरूर है कि नगर निगम में जहां पर ईवीएम से वोटिंग हुई है उसमें जो हमारे पार्षद चुनाव लड़े हैं, देखिए बड़ी संख्या में हमारी पार्टी के पार्षद चुनाव जीते हैं, लेकिन नगर निगम का परिणाम जो हमारे थोड़ा सा पक्ष में नहीं हम इसका आत्मचिंतन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे और आगे उसको बेहतर कुछ तो टक्कर देखने को मिलती। कहीं नहीं ठहरे आप लोग, साइकिल पूरी तरह से पंचर हो गई। नहीं
शिल्पा जी, साइकिल कभी पंचर होने वाली नहीं है। यह साइकिल किसानों की, मजदूरों की, छात्रों की, नौजवानों की, महिलाओं की ये सवारी है। इसी पर सवारी करते हुए हमारे समाज का जो अंतिम वर्ग है, समाज की जो अंतिम धारा है, वो इसी पर सफर करेगी और इसी का नतीजा आपको नगर पालिका और नगर पंचायत और वार्डों में देखने को मिल रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से समाजवादी पार्टी को क्लीन स्वीप की बात कह रही थी, मंचों से घोषणा करती थी कि नगर पालिकाओं में हम क्लीन स्वीप कर देंगे, नगर पंचायतों में क्लीन स्वीप कर देंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने और उत्तर प्रदेश की मनीष सिंह जी, आप ये कहना चाहते हैं कि दरअसल देखिए, निगम में ईवीएम पर वोट डले थे तो वहां पर गड़बड़ी का अंदेशा आप लोगों को, या आशंका आप लोगों को, मतपत्रों पर आपको अभी भी विश्वास है, ये कहना चाह रहे हैं सर? ईवीएम में गड़बड़ी हुई है इसलिए 17 की 17 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं। शिल्पा जी, जब नगर निगमों में ईवीएम के पहले पोस्टल बैलेट की मतगणना आप अपने डेस्क पे मंगा लीजिएगा, हर नगर निगमों की रिपोर्ट जो है, अच्छा। पोस्टल बैलेट में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है, सभी जगहों पर हारी है। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि पोस्टल बैलेट और बैलेट पेपर पर जो वोटिंग हुई है उसमें भारतीय जनता पार्टी को कड़ा मुकाबला समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने किया। बताइए मनीष जी, अगर यहाँ पर वो गड़बड़ी करवा सकते हैं, 1% को आपकी बात पर मान लेते हैं कि कुछ हो सकता है, अंदर खाने कुछ ऐसा कुछ दाल काली हो, तो फिर कर्नाटक में क्यों नहीं करवा पाए? समाजवादी पार्टी 2014 से लेकर के और अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं, हमेशा से ये मांग रही है समाजवादी पार्टी की कि ईवीएम को बैन किया जाए, इसलिए कि जिन लोगों ने ईवीएम बनाया था, जिन लोगों ने ईवीएम का निर्माण किया, उस देश में बैलेट्स पर वोट पड़ते हैं, लेकिन हमारा भारत देश जहां पर हमेशा से धांधली की राजनीति की गई है। जब चुनाव आयोग बुलाता है तमाम दलों को कि आइए और हैक करके दिखाइए, आइए, तब तो कोई नहीं जाता है, तब तो सब अपने मुंह पे टेप लगा लेते हैं। ठीक है, मैं आपके पास लौटती हूँ सर। हमारे साथ पीयूष पंत जी भी वरिष्ठ पत्रकार इस समय जुड़े हुए। पीयूष जी, क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए कर्नाटका में इतना बड़ा झटका, तो वही निकाय चुनाव राहत भरी खबर लाते हुए? देखिए, दोनों की पिच अलग अलग थी। हाँ। देखिए, निकाय चुनाव जो है वहां पे योगी का पूरा जो है कि उनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने जो कैंपेनिंग करी वो अपने हिसाब से ही वो कर रहे थे, और उनका वहां पे उत्तर भारत और दक्षिण भारत का भी फर्क हमें दिखाई देता है। जहां उत्तर भारत में जो है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव है, उनका जो एक एंटी मुस्लिम स्टैंड है वो वहाँ के शहरों में खासकर जो है काफी कुछ प्रभावित है। दूसरा, उन्होंने जिस तरह से जो है माफिया के खिलाफ जो कैंपेन छेड़ा और जो माफियाओं को जो मारा और किया, वो मिट्टी में मिलाने वाला जो उन्होंने नारा लगाया, उससे कहीं न कहीं जो है कि अभी उत्तर भारत के, खासकर उत्तर प्रदेश की जनता जो है प्रभावित है, और वो योगी जी को एक कड़े जो है मुख्यमंत्री, एक कड़े एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में देखती है अभी। तो निश्चित रूप से उसके परिणाम उसी हिसाब से मिले हैं। समाजवादी पार्टी ने, हालांकि मुझे लगता है कि उस तरह से पूरा अपना अभियान नहीं चलाया जैसे उनको चलाना चाहिए था, और खासकर जो पहले फेज में भी अखिलेश यादव जो है कि बहुत ज्यादा निकले नहीं, उस तरह से सभाएं नहीं करी, उनको गलती पता लगी तो दूसरे फेज में भी वो निकले। हालांकि मुझे लगता है कि देखिए, ये नगर पालिका के जो निकाय चुनाव हैं वो ज्यादातर जो है डोर टू डोर होते हैं। ये पहले से यही होता रहा था और यही माना जाता है, क्योंकि एक क्लोज कॉन्टैक्ट के आधार पे होता है इलेक्टोरेट के साथ, छोटे छोटे इलाके होते हैं। लेकिन अब जो चुनाव हो गए हैं वो बड़े स्तर पे होने लगे हैं, ज्यादा तामझाम होने लगा है, उसमें प्रचार बहुत होने लगा है, तो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो है कि कमजोर पड़ी और इफेक्टिवली वो है मुद्दों को ला भी नहीं पाई, क्योंकि जो स्थानीय मुद्दे थे वो तो पूरी तरीके से गायब थे। वहां सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा छाया रहा, लेकिन जो बाकी है, पानी का है, शिक्षा का है, सड़कों का है, जो है कि सड़कों का मामला है, आवारा पशुओं का मामला है, ये सब मुद्दे गायब रहे। लेकिन अंततोगत्वा जो है भारतीय जनता पार्टी का एक प्रभाव है अभी भी उत्तर प्रदेश में, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और जो है कि योगी आदित्यनाथ की अपनी एक छवि है, जिसके आधार पे जो है कि इस बार उन्होंने और पुख्ता किया उसको कि वो कानून बड़े बड़े माफियाओं को खत्म कर देंगे। हालांकि छोटे छोटे अपराध जो बहुत से हो रहे हैं, बलात्कार के, चलिए यूपी में तो तमाम मुद्दे बीजेपी के लिए काम कर गए, लेकिन पीयूष पंत जी, कर्नाटक में बीजेपी कहाँ मात खा गई? तो ओवर कॉन्फिडेंस में रह गई सर, वही आप देखिए, मोदी मैजिक के चक्कर में रह गई सर। हिमाचल से कोई सबक नहीं सीखा बीजेपी ने, ये कहा जाए? देखिए, कर्नाटक
नहीं, देखिए निश्चित रूप से, क्योंकि मोदी का जादू मुझे लगता है कि अब वहां पे अगर स्थानीय मुद्दे हों और स्थानीय सरकार ने अगर अच्छा परफॉर्म नहीं किया हो, यही हमने हिमाचल में देखा। हाँ। वहां भी मोदी जी ने किया। दूसरा, संगठन भाजपा में जो है संतोष रहा है, वो हमने हिमाचल में भी असंतोष देखा भाजपा में। हाँ। और यहाँ भी हमने देखा, कर्नाटक में भी असंतोष रहा। वहां यहाँ तक कि बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को, शेट्टार जैसे नेताओं को और दूसरे नेताओं को छोड़ के जाना पड़ा वहां भारतीय जनता पार्टी को। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो ये तमाम फैक्टर थे। दूसरा, कर्नाटक का देखिए, कर्नाटक में उस तरह से धार्मिक मुद्दे, हालांकि कोशिश हुई लेकिन चलते नहीं है। कर्नाटक ऐसा राज्य है जहां 6 राज्यों में 6 क्षेत्रों में बटा हुआ है, 6 रीजन है वहां पे, और हर रीजन के लोगों की अपनी अलग जरूरतें हैं, उनका सोच अलग है। तो इस तरह से वहां एक यूनिफॉर्म कोई मुद्दा इस तरह से चलता नहीं है। हाँ, कांग्रेस ने चूंकि भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था, वो मुद्दा जो है वो चल गया। उन्होंने काफी तेज इंटेंसिव उसकी कैंपेनिंग करी और लोग महसूस कर रहे थे, तो ये हुआ। तो दूसरा, येदियुरप्पा का मुद्दा भी रहा जो है कि शिल्पा जी, येदियुरप्पा एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। येदियुरप्पा को साइडलाइन किया गया। लिंगायत वोट बैंक, हालांकि लिंगायत तमाम चीजें बीजेपी के अगेंस्ट जाती हुई नजर आई फिर, ठीक है। और इसका परिणाम भी अब हम देख ही रहे हैं। चलिए, ठीक है, हमारे साथ अनुज अत्रेय कांग्रेस की तरफ से जुड़ चुके हैं और वैभव अग्रवाल जी भी बीजेपी की तरफ से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अनुज अत्रेय जी, पहले सवाल आपसे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कर्नाटक में इस बम्पर जीत के लिए। अनुज अत्रेय जी, क्या लगता है पंजे के इस पंच से आप लोगों ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को धराशायी वहां पर करने का काम किया है, क्रेडिट किसे? लेकिन निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को धराशायी होना ही था क्योंकि जो ये डबल इंजन की सरकार, कर्नाटक के लिए जो ट्रबल इंजन गवर्नमेंट बन करके जनता के ऊपर कहर बरपा रही थी, जिस तरह से इन्होंने वहाँ पर आतंक मचा रखा था, ये 40% कमीशन खोरी का जो आतंक मचा रखा था, जिस तरह से ये लोगों में नफरत घोलने का जो आतंक मचा रखा था, तमाम चीज़ों को लेकर के कर्नाटक की जनता बुरी तरह से इनसे मन बनाया था। क्योंकि कर्नाटक की जनता वहाँ पर धर्म के आधार पर बंटने वाली नहीं है। जो ये नफरत की दुकान इन्होंने खोल करके पूरे देश में नफरत फैलाने का जो काम किया है, ये कर्नाटक में आकर के फेल हो गया इनका। कर्नाटक की जनता ने स्पष्ट तौर से बोल दिया है कि हम लोग जो कांग्रेस के जो मुद्दे हैं, जो कांग्रेस जिन मुद्दों पे अटकी रहती है, उन्हीं पर बात करेंगे, क्योंकि वही राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है। वही सरकार में आने के बाद जो भी पार्टी आती है उसका दायित्व बनता है, जिस दायित्व से ये भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल दूर रही है, कोसों दूर रही है। ये चुनाव में अपने कोई ऐसी उपलब्धि नहीं गिना पाए कि जिससे कर्नाटक की जनता से उसके आधार पर वोट मांगते। हाँ, इन्होंने तमाम तरह के, कहीं धर्म को, कहीं मजहब को, कहीं जो इनका मूल मंत्र है, जो एजेंडा रहा है, उसको लाने का काम किया है। बजरंगबली को बार बार चुनाव में उनका नाम का प्रयोग किया है। तो बहुत ही बजरंगबली जी ने दिखा दिया जब गदा घुमा करके कि ये भगवान राम के नाम पे वोट मांगा करते थे, बजरंगबली को मांगने। तो बजरंगबली ने तो भगवान राम के नाम पर जो है लंका पे चढ़ाई कर दी थी और लंका जला करके आ गए थे। तो वही संकट मोचन का नाम लेकर के हमने तो जनता का आशीर्वाद मांगा, बजरंगबली का आशीर्वाद मांगा, और उन्होंने कहा कांग्रेस के लिए कि आप आइए और सेवा कीजिए, नफरत की राजनीति से दूर कीजिए, इनको नफरत फैलाने वालों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। इन लोगों ने धार्मिक स्थलों को नहीं बख्शा, इन लोगों ने मठों को नहीं छोड़ा, उनसे भी 40-40% कमीशन की मांग की गई है, उनसे भी 40-40% लिए गए हैं। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ कर्नाटक ने प्रधानमंत्री जी को लिख के बोला कि हमें बचाइए, यहाँ ये भ्रष्टाचारियों से बचाइए। इन्हीं के ही कार्यकर्ता जो है आत्महत्या कर लेता है, लिखता है कि इन्हीं के मंत्री में से 40% कमीशन मांग रहे। ठीक है, ठीक है। करप्शन बड़ा बीजेपी को क्या ले डूबा? हमारे साथ वैभव अग्रवाल जी भी जुड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से पक्ष रखने के लिए। आती हूँ अनुज अत्रेय जी आपके पास। वैभव जी मुस्कुरा तो रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ निकाय चुनाव की वजह से? कर्नाटक में क्या हो गया सर? बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, बहुत तैयारियां, बहुत पैसा फूका गया, क्या हुआ अल्टीमेटली? बजरंगबली की गदा उल्टा आप ही पर चल गई। शिल्पा जी नमस्कार। जी सर नमस्कार। सबसे पहले तो अनुज जी आज धूप में बैठे हैं। मैं तो बोलूंगा कि आज तो उनका दिन है, जिनको मैं देख रहा हूँ थोड़ा झुक के टीवी साइड में चल रहा है, तो मैं अनुज जी को देख रहा हूँ, बड़े अच्छे लग रहे हैं आज। लेकिन धूप में बैठे हैं तो मेरा दिल थोड़ा सा कमजोर होता है कि धूप में बिठाने की जगह अनुज जी को थोड़ा छांव में बिठाई जाए, क्योंकि बजरंगबली का दिख रहा है, आप ही बोल रहे हैं कि आशीर्वाद मिला है, तो उनके तो छांव में होना चाहिए। लेकिन अनुज जी की पार्टी को और अनुज जी को मेरी बधाई, और काम बहुत अच्छा किया। काडर का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, कोई दो राय नहीं है इसके अंदर कि सबने मिल के पार्टी लड़ी, जबकि भाजपा आपस में लड़ रही थी। हमने देखा इसमें, मतलब मैं भागूंगा नहीं उससे,
लेकिन मैं साथ साथ ये भी उनको बोलूंगा कि देखिए, हम दो राजनीतिक दल हैं। किसी भी प्रदेश के लिए, देश के लिए एक अच्छा अग्रसर होना बहुत जरूरी है, और वो देश की जनता अग्रसर होने के लिए वोटिंग करती है, लोकतंत्र का जश्न मनाती है, लोकतंत्र का जश्न का रिजल्ट आ रहा है। हम लोगों ने देखा कि आशीर्वाद कह लें, कुछ भी कह लें, जनता का आशीर्वाद कह लें, जनता की आस्था भगवान में, भगवान ने जनता की सुन के भगवान ने आशीर्वाद दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रदेश के लिए या देश के लिए स्थिर सरकार होना बहुत जरूरी है। हम राजनीतिक दल हैं, कोई बात नहीं, हम अल्टीमेटली कार्य किस लिए करते हैं? जनता के लिए। सेवा जनता की होनी चाहिए, और स्थिरता के साथ स्थिर सरकार हो तभी हो सकती है। तो कांग्रेस को यदि स्थिर सरकार का एक मौका मिला, स्थिरता के साथ गवर्नेंस का मौका मिला, एडमिनिस्ट्रेशन का मौका मिला, यानी सरकार चलाने का जनता ने मौका दिया है, तो मैं आशा करूंगा कि 85% की सरकार न रहकर वो नीचे अपने जो परसेंटेज है उसको नीचे लेके आए और जनता को दिखाए कि हमने ठीक है जो किया वो किया। अभी तक इनकी पूरी कैंपेन में, ये पहली बड़ी कैंपेन थी इनकी पूरी कैंपेन में, और पहली बड़ी कैंपेन थी राहुल गांधी के बिना, यानी गांधी परिवार नहीं होता है तो कांग्रेस चमकती है, ठीक है। तो ये अपन लेकिन राहुल गांधी का बड़ा बयान भी सर सबसे पहले सामने आया, और साफ उन्होंने कहा ये एक तरीके से मोहब्बत की नफरत पर जीत है, तमंचा है बीजेपी के मुंह पर। कोई बात नहीं, देखिए ये अपन बोल रहे हैं बीजेपी के मुंह पर अगर वो है तो आप देखिए, सर नफरत की दुकान आप लोग पैदा करते हैं। राहुल गांधी पहले दिन से कहते आ रहे हैं, बकायदा पूरी भारत जोड़ो यात्रा इसी बेसिस पर उन्होंने निकाल दी। नफरत की दुकान के खिलाफ अपनी मोहब्बत की दुकान खोलकर वो चले थे, और अल्टीमेटली आज उस यात्रा का और उस पूरी मेहनत का फल उन्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए अगर राहुल गांधी डीके शिव कुमार का और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का पूरा श्रेय अपने सर पे लेना चाहते हैं गांधी परिवार की ओर से, तो वो उनकी इच्छा है, और कांग्रेस की इच्छा है, वो उनका अंदरूनी मामला है, उनको श्रेय देते हैं नहीं देते। लेकिन जहां तक मैं बाहर बैठकर देख रहा हूं, मैं अभी इलेक्शन हारा हूं, तो मेरा दल, राजनीतिक दल ने भी कम कोशिश नहीं करी, लेकिन मैं हार के अगर उसको दूर से देख रहा हूँ, चील की नजर से, तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये जीत राहुल गांधी की, गांधी परिवार की नहीं है। ये जीत है मल्लिकार्जुन खड़गे का कर्नाटका से होना, उनकी काडर पे समझ होना, उन्होंने एक सिरे में बांधा सबको। डीके शिव कुमार को कांग्रेस, हमने सबने देखा, वहां के केपीसीसी के प्रेसिडेंट के नाते डीके शिव कुमार ने बहुत अच्छा कार्य किया, व्यवस्थाएं करी, बहुत अच्छा सारा रैली रहा। और एक सबसे बड़ी बात जो इस इलेक्शन में उभर के आई, जो हम जिससे अभी डिबेट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, एक सबसे बड़ी बात है कि डीके शिव कुमार ने जो पूरी कम्युनिकेशन साधी, या मल्लिकार्जुन जी के सानिध्य के साथ, मैं इसलिए उनका सानिध्य इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनके बेटे थे जो कम्युनिकेशन संभाल रहे थे केपीसीसी से, तो मैं वो बोलूंगा कि दोनों का तालमेल इतना जबरदस्त था, यानी केंद्रीय सत्ता, कांग्रेस के राजनीतिक दल की केंद्रीय सत्ता और प्रदेश सत्ता दोनों मिलकर काम किया, और वो एक डिस्प्ले करता है समन्वय का, और इस समन्वय को प्रदर्शित करा है उनकी जीत से। तो मैं इसलिए उनको बधाई देना चाहूंगा क्योंकि ये जीत डीके शिव कुमार के कंधों पर और चाहे मल्लिकार्जुन जी के कंधों पर है, ये राहुल गांधी ना उससे बोलते हैं। आपने कांग्रेस की तैयारियों को, जीत के उसके पीछे के कारणों को तो बहुत अच्छे से एनालाइज कर लिया, लेकिन बीजेपी की कमियां कहाँ रह गई सर? मैंने आपको ओपन में ही बोला ना कि बीजेपी का आपस में लड़ती रही। हाँ, मैंने बोला इसमें कोई दो राय नहीं है। और बजरंग बली को बजरंग दल के साथ कनेक्ट करना, क्या सर ये भी काम नहीं किया? मानेंगे आप इस बात को? ये स्ट्रेटेजी नहीं चल पाई इस बार? नहीं, ये अपन इसको ना दो मुद्दों को थोड़ा सा अलग कर लें। मैं आपको अभी केस एग्जांपल दूंगा, और जब हिमाचल की जीत हुई थी तो अनुज जी और मैं साथ थे डिबेट पे, और मैंने तब भी यही बोला था कि ये कांग्रेस की शायद हार नहीं है, इट इज नॉट अ कमबैक फॉर द कांग्रेस। ये कांग्रेस की जीत नहीं है, ये भाजपा की हार है। दोनों जगह हमने लड़ाई करी, पब्लिक में लड़ाई करी, हमने देखा कि हमारा कार्यकर्ता बटा हुआ था, हमने देखा हमारा वोट बैंक बट गया, है ना। तो आप देखो, अगर हमारी इतनी दिक्कत होती तो हमारा 36 का वोट परसेंट शेयर, जो पिछली बार भी 36 था, ओरिजिनल पोजीशन जो थी, वो 37-38 नहीं हो जाता। हमने वोट शेयर तो इंक्रीज किया है। जगदीश शेट्टार ने गंदगी करी, जगदीश शेट्टार खुद हार गए, ठीक है। कुछ और जो नेता हसन से और बेंगलुरु रूरल से, अर्बन से,
उन नेताओं ने गड़बड़ करी, वो भी हार गए। तो देखिए ऐसा है कि भाजपा नहीं तो भाजपा के नेता यदि छोड़ के जाते हैं कांग्रेस में और उनका सानिध्य देते हैं तो भाजपा वो जीतेंगे नहीं। लेकिन हाँ, कंफ्यूजन जनता में क्रिएट होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उसका फायदा कोई ना कोई लेता ही है। हमेशा की बात है, ये तो जंगल का नियम है, सृष्टि का नियम है। आप एक जगह खाली करोगे तो उस पर मैं नहीं बैठूंगा, अनुज जी नहीं बैठेंगे तो आप बैठ जाओगे। जाहिर तौर पर देखिए ये एक तरीके से सर्कल है, और इस सर्कल का जो रिमोट कंट्रोल होता है वो सीधे तौर पर जनता के हाथ में होता है। अब जनता ने अपना मैंडेट दे दिया है और नतीजे आज सामने आ चुके हैं। क्यों बोल के? बिल्कुल मैम, यहाँ पर नतीजे आ चुके हैं, लेकिन वैभव जी से सवाल मेरा ये रहेगा। वैभव जी ने शुरुआत में अपने चेहरे पे मुस्कान तो लाए, लेकिन मुस्कान लाने में थोड़ा सा समय लगा दिया। क्या सोच रहे थे वो तो उनके मन की बात है। फिलहाल वैभव जी, सवाल आपसे यही है, क्या आपको लगता है कि जो वहाँ स्थानीय नेता थे उनकी कमी की वजह से बीजेपी कहीं ना कहीं पीछे रह गई, और जो केंद्रीय नेतृत्व तो वहाँ पहुंचा, 40 स्टार प्रचारक बीजेपी ने वहाँ पर लगाए, क्या स्टार प्रचारकों के लिस्ट में बदलाव करके या फिर स्थानीय नेताओं की वजह से आज बीजेपी का ये हर्ष हुआ है? क्या इसको आप स्वीकार करेंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, और लेकिन सबसे पहले मैं एक लाइटर नोट पे मैं आपको बताऊं कि मेरे यहाँ पे अभी मेरे दो मित्र बैठे हैं। एक तमिलनाडु के बड़े नेता हैं और एक हमारी पार्टी के, और एक उत्तर प्रदेश से बड़े नेता हैं। मैं उनके साथ बड़ी हीटेड डिबेट कर रहा था जब आपका चैनल लाइव हुआ, इसलिए थोड़ा मुस्कुराने में आपको लगा कि समय लगा, लेकिन अदरवाइज समय नहीं लगा, क्योंकि आप समझे हम तीनों एक पार्टी के नेता हैं। हमारी पार्टी का दल, हमारा दल हार हुई है प्रदेश में, चाहे कोई भी कारण हो। हमें बुरा तो लगेगा ना, क्योंकि हम लोग कार्यकर्ता है अपनी पार्टी को, दल को बढ़ाने के लिए काम करता है। तो उसका डिस्कशन हो रहा था, लेकिन डिस्कशन में कई बातें हुई, इंटरनल जो हमारा स्ट्रेटेजी है वो भी हुआ। मैं आपको एक बहुत आराम से बात बता दूं, लेकिन वैभव जी आपकी तारीफ भी करनी होगी, क्योंकि जिस तरह से आपने इस चीज को स्वीकार किया वो भी काबिले तारीफ है। क्योंकि और मायने में अगर और चुनावों की बात करें जिसमें विपक्षी दल या फिर कांग्रेस के या तमाम अन्य दल हैं, जब वो चुनाव हारते हैं तो उनकी बौखलाहट भी देखने को मिलती है, लेकिन जितनी शांतिपूर्वक आपने इसको स्वीकार किया वो भी काबिले तारीफ है। लेकिन देखिए ना, आप बौखलाहट की मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने तारीफ करी मेरी, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे लिए बहुत मायना रखता है। मैं आपको बताऊं, मेरा हमेशा एक विचार ये रहता है, हार और जीत मुद्दा नहीं होता है। मुद्दा ये होता है कि हम लोग राजनीतिक दल हैं, हम लोग समाज सेवक दल नहीं है। राजनीति मतलब जो सरकार होती है वो हमारे अधीन आती है। तो राजनीति और सरकार क्यों होती है? जनता की सेवा करने के लिए। तो पहला मुद्दा जो मन पे होता है वो ये है कि भाई कोई बात नहीं, मैं हार गया, आप जीत गए, लेकिन आप जनता की सेवा करना मेरे से गुजारिश इतनी है। 85% सरकार, 40% सरकार नहीं होनी चाहिए, ये बात गलत है। जनता तक आप आवाज पहुंचाओ। देखिए, ठीक है, आटे में नमक चलता है, वो देखो, आप सामाजिक रूप से आप रहते हो तो आप उस चीज को हिला नहीं सकते। सामाजिक रूप में हम लोग, हमारे भारत में इतना सुंदर भाईचारा है कि मैं प्रसून जी को फोन करूंगा, मैं तुम्हें फोन करूंगा कि भाई मेरा वहां पे काम है, तुम्हारा दोस्त है, तुम करवा दोगे क्या? ये सामाजिक तौर है, ये हमारा भारत में चलन है कई हजारों सालों से। ठीक है, आपस में बातचीत करना, आपस में प्रेम करना। आज कर्नाटका में अनुज जी की सरकार है, मेरा कोई काम अटकता है तो मैं ऑब्वियसली अनुज जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर सीधे तरीके से हो जाए तो अनुज जी थोड़ा सा उसको पुश करेंगे, हो जाएगा, है ना? तो वो बिल्कुल वैभव जी, बिल्कुल वैभव जी, भाईचारा बना रहना चाहिए और हार जीत चुनाव में लगे रहते हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, सवालों जवाबों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। और आज जहां कर्नाटक में नतीजे कांग्रेस के लिए खुशखबरी लेकर आए हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारी है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी पुलकित शुक्ला भी लगातार मौजूद है। पुलकित, बिल्कुल, हमारे साथ अनुज अत्रेय भी जुड़े हुए कांग्रेस से आपका पक्ष रखने के लिए। अनुज जी, सवाल अब आपसे करेंगे। जिस तरह से कांग्रेस ने कर्नाटक में काफी समय के बाद अब यहाँ पर कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के खेमे में खुशी की लहर देखने को मिली है, तो क्या आज आप ईवीएम को बाइज्जत बरी करेंगे? देखिए, सवाल ईवीएम को बाइज्जत बरी करना या नहीं करने का नहीं है। निश्चित तौर पे देखिए, ईवीएम कहीं ना कहीं सवालों के घेरों में तो आती हैं, और ये हमने अभी पीछे गुजरात के चुनाव में भी देखा था कि किस तरह से आखिरी के 1 घंटे में इस चुनाव के नतीजे के बाद क्या आप बरी करेंगे, जो कि एक, या अभी भी संशय है? देखिए, हम तो बार बार कहते हैं कि ईवीएम की जगह अगर बैलेट पे आ जाए तो और अच्छा रहेगा, हो सकता है हमारी वोट परसेंटेज और बढ़ जाती। लेकिन खैर, अभी फिलहाल जो आज नतीजे आए हम उस पर जिक्र करें जी। और जिस तरह से मेरे मित्र वैभव अग्रवाल जी बार बार बोल रहे थे, मैं निश्चित तौर से हम चाहते हैं कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में कि ये भी वहाँ पर जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाएं, क्योंकि जिस तरह से अभी इनकी 4 साल की जो सरकार रही,
क्योंकि पिछले चुनाव में भी कांग्रेस की सरकार को जनता ने आशीर्वाद दिया था, मैंडेट दिया था, कांग्रेस को सरकार बनाने के मैंडेट दिया था, इनको विपक्ष में बैठने के मैंडेट दिया था। पिछली बार भी इन्होंने अनैतिक रूप से हमारी सरकार गिरा करके विधायक की खरीद फरोख्त करके अपनी सरकार बनाई। 4 साल जो ये डबल इंजन की सरकार जो कर्नाटक में ट्रबल इंजन बन करके निकल के आई है, जनता ने सिरे से इनको नकार दिया और इस बार प्रचंड बहुमत दी है। इस बार कोई मिलावटी सरकार की गुंजाइश नहीं छोड़ी है कि आप किसी के सहयोग से, किसी के गठबंधन से सरकार बनाए और वो कहीं ना कहीं फिर परेशानी पैदा हो। भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पे इनके एजेंडा को, इनकी जो पॉलिसीज़ को जनता ने सिरे से नकारा है। कर्नाटक की जनता, कर्नाटक के यूथ, कर्नाटक का एक एक वोटर बहुत समझदार वोटर है, बहुत पढ़ा लिखा वोटर है, राजनीतिक सूझबूझ रखने वाले लोग हैं। इन लोगों ने बता दिया है कि हम लोग धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, मजहब के नाम पर किसी भी तरह के जो है पोलराइज नहीं होने वाले हैं। हाँ। वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होने दिया जाएगा। जो दल विकास की बात करेगा, जो दल जनता से जुड़े हुए समस्याओं की बात करेगा, जो दल जनता के विकास की, प्रदेश के विकास की बात करेगा, उसको उन्होंने अपना मैंडेट दिया। अनुज अत्रे जी, एक तरीके से जो ट्रेंड यहाँ पर चलता आ रहा था, जो हिमाचल में भी बरकरार रहा और यहाँ कर्नाटक में भी अब देखने को मिल रहा है, या फिर आप लोगों की तैयारियों को उस ट्रेंड का साथ और उसकी ये जीत कही जाए? देखिए, थोड़ी सी मेहनत आपने की, थोड़ा सा ट्रेंड ये था ही, एंटी इनकम्बेंसी और भ्रष्टाचार का मुद्दा बीजेपी पर भारी पड़ा और देखिए अल्टीमेटली आप लोग जीत कर निकल कर आए। देखिए, ट्रेंड तोड़ना कांग्रेस का काम रहा है। आपको मैं याद दिलाऊंगा कि 2018 के भी चुनाव में कांग्रेस पार्टी को ही सरकार बनाने का अवसर दिया था। हमारी सरकार वहां चली और अब फिर हम चुनाव जीत के आए। ये अलग बात है कि पिछली बार इन्होंने एक विकास वाली सरकार को गिराने का काम किया, नैतिक रूप से अपना कहीं रिवेंज टेकिंग एजेंसीज, कहीं राजभवन के माध्यम से इन्होंने सरकार गिराई। और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती है, तो हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि 2014 के बाद से जब जब ये चुनाव हारे हैं, इनके प्रयास रहा है कि किस तरह से पीछे के पर्दे से, कर्नाटक को लेकर आपको बहुत 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 बधाई। लेकिन सर, जरा निकाय चुनाव की भी बात कर लेते हैं। वहां पर भी तो आपका मैकेनिज्म, पूरा का पूरा सिस्टम उतरा हुआ था ना, वहां क्या हो गया सर? बिल्कुल पिछड़े हुए, लगातार पिछड़ते ही जा रही है। कुछ तो लड़ाई में, कुछ तो जंग में, कुछ तो ऐसा नजर आना चाहिए था सर कांग्रेस की तरफ से। देखिए, निश्चित तौर पे अब हमारा फोकस बिल्कुल उत्तर प्रदेश पे रहेगा और उत्तर प्रदेश की जनता से भी अपील की जाएगी कि ये नफरत फैलाने वाले लोगों से अब दरकिनार होना चाहिए, जो ये धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण करते हैं और केवल धर्म के आधार पर ही राजनीति करते हैं। इन लोगों से अब दूरी बना के रखें। इन जैसे कर्नाटक की जनता ने इनको बाहर का रास्ता दिखाया है, इनके ये सवाल दरअसल मैंने आपसे इसलिए किया अनुज अत्रे जी, क्योंकि देखिए आप 2024 के अगर लोकसभा चुनाव की बात करें ना अनुज अत्रे जी, कर्नाटका से 28 सीटें, लेकिन उत्तर प्रदेश से कितनी? 80 लोकसभा सीटें। बहुत बड़ा डिफरेंस है और बहुत महत्वपूर्ण है ये पूरा का पूरा। केंद्र का रास्ता यूपी से निकलता है, ये भी आपको पता है अत्रे जी? बिल्कुल निकलता है, बिल्कुल। रहा यही है कि देश में ज़्यादातर दिल्ली का रास्ता यूपी से, लखनऊ से होकर के निकलता है और इस बार भी आप लोगों की गुड विशेस से, जनता के आशीर्वाद से हम लोग उत्तर प्रदेश में फिर से परचम लहराएंगे। हमारे सांसद वहां से जीत के आएंगे और कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश के सांसद दिल्ली में बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए ठीक है। लेकिन अनुज जी, सवाल यहाँ पर यह भी है कि जिस तरह से आपने देखा कि कर्नाटक में आपके सभी वरिष्ठ नेता, सभी केंद्र नेतृत्व और स्थानीय नेता लगे हुए थे पूरे जुझारू जी जान से, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि निकाय चुनाव में भी अगर किसी एक मुख्यमंत्री को भेज दिया जाता तो आज जो नतीजे हैं वो शायद कुछ बदल सकते थे? क्योंकि कुछ दिन पहले आपके पार्टी के एक प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए थे, वो कहते हैं हमने प्रांतीय अध्यक्ष बना दिया, हमारे लिए ये जो निकाय चुनाव था वो उसी लेवल का था, हमारे बड़े चेहरे उस लेवल के चुनाव नहीं लड़ते हैं। तो आपके यहाँ नेताओं का लेवल देख के चुनाव में उतारा जाता है? नहीं, देखिए, मुझे नहीं मालूम किसने बोला, क्या बोला, लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर है कि जो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं उसमें आप राष्ट्रीय मुद्दे नहीं चला सकते। आप उसमें राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। जो स्थानीय निकाय के चुनाव, लेकिन सर मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि अगर किसी मुख्यमंत्री को आप भेज देते प्रचार के लिए, क्योंकि आपने देखा कि बीजेपी से योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम तमाम इनके कैबिनेट मंत्री प्रचार कर रहे थे निकाय चुनाव में, जिस तरह से आपके राहुल गांधी और छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल सब प्रचार करने कर्नाटक पहुंचे, इनमें से कोई एक नेता या कोई एक मुख्यमंत्री अगर निकाय चुनाव में प्रचार करता तो आपको लगता है कि नतीजे कुछ और हो सकते थे आज? देखिए, निकाय के चुनाव को कांग्रेस पार्टी के हमारे सारे कैंडिडेट्स ने और सारे कार्यकर्ताओं ने, उत्तर प्रदेश के नेताओं ने
उत्तर प्रदेश के संगठन ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा, क्योंकि ये लोकल इश्यूज़ पे चुनाव लड़े जाते हैं। ये कहीं ना कहीं साफ़ सफाई से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, कहीं ना कहीं नाली खड़ंजे से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, कहीं ना कहीं गांव मोहल्ले और शहरों की सड़कों से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, पार्कों से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं। इन मुद्दों को स्थानीय स्तर पे लड़ा जाए तो अच्छा रहता है। कांग्रेस ने हमेशा राजनीति को हर स्तर से एक लेवल से बना करके रखा है। अगर हमारी केंद्र में सरकार रही तो देश के प्रधानमंत्री रहे तो उन्होंने भी एक प्रोटोकॉल के तहत एक गरिमापूर्ण तरीके से जो है चुनाव में प्रचार किया, इस तरह से नहीं किया जैसे अभी कर्नाटक में। देखिए ठीक है, अगर यहाँ निकाय चुनाव में मनमोहन सिंह अगर प्रधानमंत्री रहे और कहीं चुनाव होता था तो 1 या 2 सभा करते थे। लेकिन मनीष सिंह भी हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से जुड़े हुए हैं। मनीष जी, आपने तो पुरजोर तरीके से एड़ी चोटी के जोर के साथ अपनी तैयारियां पुख्ता की हुई थी, फिर भी कमी। अब मनीष जी का चेहरा भी मुरझाया हुआ लग रहा है स्क्रीन पे, थोड़ा मुस्कुरा लीजिए। नहीं, पुलकित जी ऐसा है कि पुलकित जी ऐसा है कि हमारा चेहरा मुरझाया हुआ है कि नहीं है ये बात अलग है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता का चेहरा जरूर मुरझाया हुआ है। इसलिए कि उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस सपने के साथ, जिस हकीकत के साथ उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया था, भारतीय जनता पार्टी को चुना था। 2014 में 400 रुपए के गैस सिलेंडर मिलते थे, अब 1400 के मिलने जा रहे हैं। तो आप इतनी बड़ी विसंगति जो दैनिक जीवन की खान पान की चीजें, मनीष जी महंगाई है माना, मनीष जी महंगाई का मुद्दा आपने उठाया, माना कि महंगाई। मेरी बात सुन लीजिए, एक सेकंड बस सवाल में थोड़ा सा एक सवाल जोड़ना चाह रहा हूं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने थोड़ी सी और रैलियां की होती, थोड़ी और मेहनत की होती, तो आपके भी नतीजे कुछ और हो सकते थे? आपको नहीं लगता कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इन दिनों चुनावों को कुछ गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और निकाय चुनाव को जब सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है 24 में, उस तरह से उन्होंने रैलियां नहीं करी? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी मंडलों में घूमे, तमाम नगर निगमों में घूमे, 17 के 17 नगर निगम, और अखिलेश यादव ने 7 नगर निगम कवर अप किए। जी मनीष जी। शिल्पा जी और पुलकित जी, आप लोगों का सवाल बहुत वाजिब है, आप लोगों का सवाल बहुत वाजिब है। हर राजनीतिक दल एक रणनीति के साथ चुनाव लड़ता है और हर राजनीतिक दल अपने जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चुनाव लड़ता है। भारतीय जनता पार्टी चाहे विधानसभा का चुनाव लड़े, चाहे नगरपालिका का चुनाव लड़े, चाहे देश का चुनाव लड़े, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से धार्मिक उन्माद, जाति उन्माद, सामाजिक उन्माद की राजनीति पर बात करती है और इन्हीं मुद्दों के आधार बना करके वो चुनाव लड़ती है। लेकिन जो बुनियादी सवाल है जनता के, आप कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने डेवलपमेंट पर यह काम किया, कानून व्यवस्था पर यह काम किया। जिस देश में 81 करोड़ लोगों को भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम मुफ्त में राशन देते हैं, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी की जो नगर निगम की सरकार है, नगर पालिका की सरकार है, नगर पंचायत की सरकार है, आप नगर निगमों में गए होंगे, सुलभ शौचालय बने हुए हैं, नगर पालिकाओं में सुलभ शौचालय, 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जाता है। और वही लोग राशन खाने के बाद से जब शौच करने के लिए सुलभ शौचालय में जाते हैं तो 10 रुपए वहां पर वसूली किए जाते हैं। तो इस तरह का जो विसंगति है, हंसी आती है इन भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था पर कि खाने के लिए मुफ्त में राशन दिए जाते हैं, तो फिर लोगों को आप ये बात क्यों नहीं समझा पाए? इस तरह की मापदंड बनाए। मनीष जी, सवाल ये भी है कि आपने कहा कि बीजेपी धार्मिक उन्माद फैलाती है, इसको मुद्दा बनाती है, राष्ट्र स्तर के मुद्दे हैं, जबकि निकाय चुनाव में ये मुद्दे नहीं होते। लेकिन विपक्ष का काम क्या होता है? विपक्ष का काम तो वही है ना कि जनता के बीच में जाके उस मैसेज को डिलीवर करे कि मुद्दा ये नहीं, मुद्दा ये है। लेकिन आपको इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि विपक्ष के रूप में आप कहीं ना कहीं फेल हुए कि जनता के बीच जाके आप उस धार्मिक उन्माद के उस प्रोसेस को रिमूव कर सके या फिर फेल कर सके। तो कहीं ना कहीं जो रैलियां आपने की, जो प्रचार आपने किया, वो उसमें कमी थी। इसको स्वीकार करते हैं आप? पुलकित जी करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी यावत जाते सिल पर परत निशान। भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और नेता दिन रात लड़ रहा है, दिन रात संघर्ष कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी से लड़ते हुए, भारतीय जनता पार्टी की सामंती सरकार से लड़ते हुए, भारतीय जनता लड़ रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं लड़ रहे हैं, से लड़ते हुए 28,000 नेताओं और कार्यकर्ताओं के ऊपर गैंगस्टर और गुंडा जैसे गंभीर आपराधिक मुकदमे। आपको पता था ना मनीष जी कि बीजेपी इन तमाम मुद्दों को भुनाएगी, बावजूद इसके अगर आप लोगों की तरफ से कमी छोड़ी गई तो ये आप लोगों की गलती हुई कि नहीं हुई? और सर, कार्यकर्ता ही लड़ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं लड़ रहे हैं? शिल्पा जी,
पुलकित जी, मैंने पहले ही आपसे कहा है कि हर पार्टी की एक इंटरनल राजनीतिक रणनीति होती है, हम उसी आधार पर लड़ते हैं। हमारी पार्टी का जो विश्वास है, हमारी पार्टी के ऊपर जो जनता का भरोसा है, श्रद्धेय श्री अखिलेश यादव जी की नीतियों, सिद्धांतों और विचारों पर उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की महान जनता विश्वास करती है। तभी हमको विधानसभा के चुनाव में 36% से ऊपर मत मिले थे, 2,96,00,000 से ऊपर हमें वोट मिले थे। और एक बात मैं बहुत ही कह करके अपनी बात खत्म करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो मुगालते में है, वो अच्छा। मुगालता भारतीय जनता पार्टी अपने जेहन से निकाल दे। भारतीय जनता पार्टी का वो समय बहुत निकट आ चुका है। सत्ता ही नहीं, जनता के बीच से भी भारतीय जनता पार्टी का समाप्ति का दिन आ चुका है। 2024 का लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश की महान जनता उस तरह से आज तो देखिए ना यूपी के दिल से किस तरह से बीजेपी जानवर घुस जाता है, नजर आ रही जिस है। तरह से सड़कों लेकिन पर। चलिए ठीक है, मुगालते की आपने बात की है, इसी सवाल के साथ मैं पीयूष पंत जी आपका रुख करूंगी। मुगालते में है कौन सर? बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आखिर कौन? अगर हम 24 के लिहाज से बात करें और आज उत्तर प्रदेश के निकाय चुनावों के नतीजों के हिसाब से बात करें। देखिए, निकाय चुनाव जो है उनके मुद्दे अलग होते हैं और जो है कि लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं, जो देश के मुद्दे होते हैं। केंद्र सरकार कौन चलाएगा, कौन उसके लिए सक्षम है, उसको देखने का नजरिया अलग होता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि आप जो आज निकाय चुनाव में सफलता मिल रही है तो आपको जो है कि लोकसभा चुनाव में मिल जाएगी। हाँ, इतना तय है कि इसके माध्यम से आप अपनी जमीन को और पुख्ता बनाते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कार्यकर्ताओं में और जोश भरते हैं, हाँ। और एक माहौल बनाते हैं अपनी पार्टी के पक्ष में। लेकिन मुद्दे अलग होते हैं और राष्ट्रीय मुद्दे अलग होते हैं। उसमें जो है कि लोकसभा का चुनाव दूसरे मुद्दों पर लड़ा जाएगा, परफॉर्मेंस पे लड़ा जाएगा, सरकार का क्या परफॉर्मेंस रहा है उस पर लड़ा जाएगा, न कि जो है कि कितनी सड़कें कैसी रही हैं और जो है कि पानी की किल्लत है कि नहीं किल्लत है। ये स्थानीय जो मुद्दे हैं वो इसके मुद्दे होते हैं। लेकिन एक उत्तर प्रदेश में ये बात भी सामने है, देखिए कि किस तरह से अभी भी जो है, और कर्नाटक और अगर आप उत्तर प्रदेश को देखें तो ये साफ साफ फर्क नजर आ रहा है। ठीक है कि एक कहीं न कहीं जो है कि धार्मिक जो एक मुद्दा है और वो खासकर जो है कि एक मुसलमानों के विरोध वाला मुद्दा जो है वो अभी भी जो है उत्तर प्रदेश में लोगों के दिमाग में है वो चीज जो है, और वो कहीं नहीं प्रभावित हुए हैं। दूसरा जो है माफिया की राजनीति, भले ही उसमें इनकाउंटर गैर कानूनी तरीके से इनकाउंटर कर दिया जाए, लेकिन मैसेज वो भी है, उसको जायज जनता मानने लगी है, क्योंकि जनता त्रस्त थी कानून व्यवस्था से, अपराधों से। तो वो बड़े अपराधों को, बड़े माफियाओं को का खात्मा ही वो कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने मानने लगी है। तो जनता के परसेप्शन में ये चीजें आई हैं जिसका परिणाम हम देख रहे हैं। और आगे चल के हमें ये भी देखना होगा कि देखिए कि समाजवादी पार्टी ने कितना क्या परफॉर्मेंस किया पूरा का पूरा पिछले चुनाव की तुलना पे, और भारतीय जनता पार्टी का क्या परफॉर्मेंस रहा। जहां तक नगर निगमों का सवाल है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो है उसने बेहतर किया है, पिछली बार भी किया था, इस बार भी किया है। लेकिन मेरा ये मानना है कि मुद्दे थोड़े अलग होते हैं और कर्नाटक और उत्तर प्रदेश जाहिर तौर पर लोकसभा के मुद्दे, विधानसभा के मुद्दे, निकाय चुनाव के मुद्दे अलग अलग होते हैं। चलिए ठीक है सर, माफी के साथ आपको रोकूंगी, आपके पास भी लौटती हूं। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। 96 विधानसभा उपचुनाव अपना दल एस ने जीत लिया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, 96 विधानसभा उपचुनाव पर नतीजे सामने आ गए हैं। अपना दल एस ने यहां पर जीत दाखिल की। अपना दल की रिंकी कोल ने समाजवादी पार्टी प्रत्याशी कीर्ति को हराया है। अपना दल की रिंकी कोल 9,589 मतों से चुनाव को जीत चुकी है। इस तरह से 96 विधानसभा उपचुनाव में अपना दल एस ने अपनी जीत का परचम लहराया। और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं अपनी चर्चा का। हमारे साथ तमाम खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। पीयूष पंत जी भी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार लगातार मौजूद। पीयूष जी देखिए सर, ठीक है, हमने बीजेपी की बात कर ली, हमने समाजवादी पार्टी की बात भी कर ली, निकाय चुनाव की बात हम कर रहे हैं, कर्नाटक चुनाव की बात हम कर रहे हैं। लेकिन देखिए अगर हम बात करें खासतौर पर कांग्रेस की, तो हिमाचल की जीत के बाद अब कर्नाटक में ये बम्पर जीत एक तरीके से संजीवनी की तरह यहां कांग्रेस के लिए काम करता हुआ। और सर साथ ही मैं आपसे समझना चाहूंगी विपक्षी दलों के अब उस बनते हुए समीकरण के बारे में, उस पर किस तरह का इंपैक्ट पड़ेगा। जो दल, तमाम दल एक तरीके से राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे थे, वापस से कांग्रेस के दबाव में आने के लिए मजबूर हो जाएंगे।
क्योंकि देखिए अल्टीमेटली वो तमाम क्षेत्रीय दल है और कांग्रेस की इन तमाम राज्यों में सरकारें हैं। फर्क पड़ेगा सर? आप डील अच्छे से कर पाएंगे राहुल गांधी? निश्चित रूप से। देखिए शिल्पा जी देखिए, ये बात तो सही है कि हिमाचल और उसके बाद जो है कर्नाटक की बड़ी जीत मैं कहूंगा। हिमाचल की तो इतनी बड़ी नहीं थी, हाँ। लेकिन कर्नाटक की ये बड़ी जीत है। इसके बाद जो है कि निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम करेंगे। जिस कांग्रेस को जो है एकदम से डेड माना जा रहा था और लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी यही चुटकी भी लेती थी उसकी, हाँ। और भारतीय जनता पार्टी जो है कि खात्मा करने पे उतारू भी थी कि कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था। एग्जैक्टली। तो ये दो चुनाव में और खासकर ये कर्नाटक के चुनाव में ये एक संजीवनी दी है निश्चित रूप से। और जो साथ साथ जो है कि इसमें राहुल गांधी की भूमिका ही नहीं है, पूरी कांग्रेस की भूमिका है उसमें। खड़गे जी अध्यक्ष बने, उसका भी फर्क पड़ा है। एक दलित अध्यक्ष बना और खासकर कर्नाटक में जो है कि दलितों को वोटों को जो है कांग्रेस की झोली में डालने में एक बड़ी भूमिका रही है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए एक संजीवनी है, लेकिन सवाल यही है कि कांग्रेस को उसी शिद्दत के साथ अब काम करना पड़ेगा। कांग्रेस के लिए इसमें सीख भी है कि एक तो जो आंतरिक जो इनका एक दूसरे के खिलाफ जो गुटबाजी है उसको खत्म करना पड़ेगा। बिल्कुल, मतभेदों खत्म करना पड़े। ये कर्नाटक में बड़ी इंटेलिजेंटली जो है इसको खत्म किया गया। और डीके शिव कुमार और जो है कि जो आपके क्या नाम सिद्धरमैया थे, उनके बीच के डिफरेंसेस को चुनाव तक तो जो है कि एकदम दिखाया गया। तो बीजेपी नहीं कर पाई अपनी पार्टी। पीयूष जी, लेकिन साथ में इस पे भी एक बार नजर डालिए कि जिस तरह से आपने जिक्र किया यहाँ पर कि आपसी गुटबाजी के चक्कर में कांग्रेस अब तक अपना नुकसान करती आई है। फायदा ये रहा कर्नाटक में कि आपसे गुटबाजी देखने को नहीं मिली, लेकिन सिर्फ 2024 को ना देखते हुए अगर हम बात करें आने वाले चुनावों की, जैसे मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, इन राज्यों में अगर कांग्रेस की गुटबाजी, आपसी गुटबाजी के चलते क्या कुछ नुकसान आगे देखने को मिलेगा? क्योंकि हम राजस्थान में देख रहे हैं कि इसके साथ सचिन पायलट और अशोक गहलोत दो खेमों में बढ़ चुके हैं। बिल्कुल, इसकी तस्वीरें भी सामने हैं। और एक तरफ कर्नाटक का चुनाव आ चुका है। तो क्या सिर्फ 2024 को लेकर कांग्रेस की रणनीति तैयार होनी चाहिए या फिर इन राज्यों में भी इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा? नहीं, देखिए पुलकित जी, रणनीति तो आपको हर राज्य की करनी है। अब जो चुनाव आ रहे हैं राज्यों के, चार राज्यों के चुनाव हैं, और वो चुनाव में आपकी सफलता ही जो है 2024 के चुनाव में आपकी सफलता को तय करेगी। तो ये जो इनका जो मनमुटाव है और जो आपस में जो मतभेद है उनके लीडरशिप में, अंदर की राज्य की जो लीडरशिप है उनके बीच में गुटबाजी है, ये एक बहुत बड़ा कहिए कि एक कोड़ की तरह है कांग्रेस में। मैं तो कहूँगा अगर इस कि भारतीय जनता पार्टी को भी अभी अपना छोड़ना चाहिए। अच्छा। 1 साल का कार्यकाल इनका भी केंद्र का बचा है और भी अन्य प्रदेशों में चुनाव चल रहे हैं। कम से कम जनता ने जो जिस उम्मीद से आपको सरकार बनाने का अवसर दिया है, जो मैंडेट दिया है, उस उम्मीद पे कुछ तो खरा उतरना चाहिए। ये सरकारों का काम नहीं है कि धर्म के आधार पर लोगों को बांटना, लोगों को लड़ाना भिड़ाना। आप विकास की बात कीजिए, आप बेरोजगारी दूर करने की बात कीजिए, महंगाई खत्म करने की बात कीजिए, आप प्रदेश के विकास, युवाओं को रोजगार देने की बात कीजिए, जो कांग्रेस पार्टी करती है। हम चाहते हैं कि आप भी करें। वैभव अग्रवाल जी से भी मेरा आग्रह है कि अपनी पार्टी के नेताओं से कहें कि उस विषय पर काम करें। ठीक है, वैभव अग्रवाल जी, आपको भी आशीर्वाद दें। स्वीकार करेंगे? को आशीर्वाद देने का काम सर देखिए, असल मुद्दे तो यही है, स्वीकार करेंगे? करना मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं है, अनुज जी के क्षेत्राधिकार में नहीं है, ये जनता के क्षेत्राधिकार में है। हम केवल अपनी बात जनता के मार्फत उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि मनीष जी इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं। उनको तो शांति से एकदम बात करनी चाहिए। वो ट्रैक पे, अगर उनके हिसाब से उनका राजनीतिक दल है और वो ट्रैक पे है तो वो ट्रैक पे रहना चाहिए। इतना उत्तेजना नहीं होनी चाहिए। अनुज जी ने आज जीत हासिल करी, अनुज जी के साथ के जो कई साथी हैं वो भी उत्तेजित हो जाते हैं। मैं कहता हूँ राजनीतिक हार या जीत का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कंपटीशन नहीं है। हमारी मंशा, आप यहाँ पर वैभव जी, आप यहाँ पर ठीक है मनीष जी, ठीक है, फाइनल कमेंट हो चुका है आपका, के लिए नहीं आए, आपको मौका दिया गया था। सर ठीक है, पीयूष पंत जी फाइनल कमेंट 10 सेकंड सर। अरे आप पुलकित जी, फाइनल कमेंट क्या हो चुका है? ठीक है सर, जब आप बोल रहे थे तो आपको बोलने का मौका दिया गया था ना। ठीक है पीयूष पंत, 10 सेकंड्स। इन चुनावी नतीजों से क्या संदेश सर? देखिए शिल्पा जी, इसमें जो है कि
ये जो कर्नाटक का चुनाव हुआ और जो निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए, हाँ। इसमें सबके लिए सीखने की बात है। ठीक है। इसमें कांग्रेस को अपनी जीत से सीखने की बात है कि किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड वे में चुनाव लड़ना चाहिए, किस तरह से डिफरेंशिएट करना चाहिए। ठीक है, जिनकी मेहनत रंग लाई है उन्हें ढेरों बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। और जहां जिनकी कमी रह गई है मेहनत में थोड़ी सी, वो आगे उसे दूर करने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं जनतंत्र।